Hi everyone, I hope you're all doing good. Welcome to your own platform and academy. I am your educator Kanupriya and आज हम लोग करने वाले हैं प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक सीरीज मैंने यहाँ पर स्टार्ट की हुई है जहाँ पर हायर एजुकेशन के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने इस सीरीज में आपके साथ में डिस्कस किया था एंशिएंट यूनिवर्सिटीज को। आप लोगों को पता ही होगा 2025 में जो आपके क्वेश्चन आए हैं उसमें यूनिवर्सिटीज आपकी पूछी गई है। फिर हमने एंशिएंट थिंकर्स को पढ़ा जिसमें से अगेन बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस, इसमें से भी आपको बार बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम इतना सारा किस तरीके से हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगी कि एक जिस्ट दूंगी, हर एक कमीशन का ईयर बताऊंगी और उसके साथ में एक ट्रिक दूंगी याद करने की। फिर उसके बाद हम आएंगे डिटेल डिस्कशन पे, यानी एक एक कमीशन को बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक पे चलते हैं कि भाई किस तरीके से आपको याद करना है। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ ईयर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कौन से ईयर में क्या चीज हुई है। अब आपका काम क्या है कि आपको इसको दिमाग में रखना है। अब ये दिमाग में आप कैसे रखेंगे, एक स्टोरी के थ्रू। मैंने आपको पहले भी प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस जो है वो पढ़ाए हैं और आपको उस टाइम भी मैंने आपको क्या बताया था, एक ट्रिक बताई थी, एक स्टोरी फॉर्मेशन बताई थी जिससे आप इसको याद कर सकते हो। अब उस स्टोरी में कौन था, एक हंटर था जिसको पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टोरी देखो ऐसे स्टार्ट होती है कि जब हमारा एक्ट आया, ठीक है, 1813 का जब हमारा एक्ट आया तो हमने विद इन मिनट्स, जब हमारा 1813 का एक्ट आया तो हमने विद इन मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में, विद इन मिनट्स कुछ ही मिनटों में हमने वुड्स को डिस्पैच कर दिया। हमने क्या कर दिया, वुड्स को डिस्पैच कर दिया। तो पहले तीन याद हो गए। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि 1830 में जैसे ही गवर्नमेंट ने एक एक्ट निकाला, गवर्नमेंट का एक्ट आया, उसी समय क्या हुआ कि आपने विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में आपने क्या कर दिया, वुड्स को डिस्पैच कर दिया। मतलब बेसिकली यहाँ पर स्टोरी इस तरीके से फॉर्म हो रही है कि आप जंगल में हो, एक्ट आया, आपने तुरंत से कुछ ही मिनटों के बाद वुड्स को डिस्पैच कर दिया। अब आप क्या देखते हो, वुड्स डिस्पैच करने के बाद जैसे ही आप आगे चले, आप देखते हो वहां पर एक हंटर घूम रहा है। कौन घूम रहा है, हंटर घूम रहा है। तो भाई हंटर घूम रहा है तो मतलब हंटर कमीशन, ठीक है। फिर आप सोचते हो कि ये हंटर जो है ये तो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरा हो सकता है, ये शिमला में क्या कर रहा है। शिमला में तो अभी हमारा इतने बढ़िया एनवायरमेंट चल रहा है ना, हमारे इतने अच्छे अच्छे जो है क्या कह सकते हैं, फौना है, ठीक है, एनिमल्स हैं, ये हंटर उन एनिमल्स को मार सकता है, ठीक है। इतनी स्टोरी समझ आई। इससे आपने 5 कमीशंस ऑलरेडी याद कर लिए कि 1813 में यानी कि 1813 में हमारा एक एक्ट आया, हमने विद इन मिनट्स वुड्स को डिस्पैच कर दिया। वुड्स को डिस्पैच करने के थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि एक हंटर वहां पर घूम रहा है। फिर हम सोच रहे हैं शिमला में ये हंटर क्या कर रहा है, ये तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ये तो हमारे एनिमल्स के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई हमने क्या किया कि ये तो बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। तो हमने रैली कर दी, हमने क्या कर दी, रैली कर दी इस बात पे, ठीक है। रैली करने के बाद गवर्नमेंट को लगा ये तो बहुत ज्यादा रैली कर रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने एक और एक्ट निकाल दिया। कौन सा एक्ट निकाल दिया इस बार, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। फिर उन्होंने एक और एक्ट निकाला जिससे हम लोग सैड हो गए क्योंकि उन्होंने हंटर पे कोई भी खास एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो हम क्या हो गए, सैड हो गए। सैड से आपको याद रखना है सैडलर कमीशन। उसके बाद हमने कहा कि भाई हम इसको नहीं मानेंगे, हम तो सैड हो गए हैं, हम इस एक्ट को नहीं मानेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप हंटर को केव में डालो। हंटर को कहाँ करो, केव में डालो, ठीक है। तो यहाँ से आपको केव याद रखना है। फिर उसके बाद आपने क्या कहा कि उसके हाथ तोड़ दो, ठीक है, केव में डालो और उसके हाथ तोड़ दो। हाथ तोड़ दो से आपको क्या याद रखना है, हार्ड टॉग। फिर उसके बाद आपको याद रखना है वर्धा और सर्जेंट। अब इसको कैसे याद रखोगे, जैसे ही आपने हाथ तोड़ने की बात की, वर्धा से एकदम से गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्मा। भाई अहिंसा हमारा जो है वो धर्म है, हम इस तरीके से वॉयलेंस नहीं कर सकते। फिर आपको भी लगा कि फायदा क्या है वॉयलेंस करने में, तो आपने भी सोच समझ के अर्जेंटली एक सर्जेंट प्लान, सेंसिबल सर्जेंट प्लान बनाया। अब आपको ये स्टोरी समझ आई। देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं स्टोरी को और फिर से एक बार एक्ट्स को रिवाइज करते हैं स्टोरी के साथ में। आपको याद रखना है 1813 में हमारा एक्ट आया, ठीक है। 1813 में हमारा कौन सा एक्ट आया था, चार्टर एक्ट आया था। फिर आपने विद इन मिनट्स मतलब मैकले मिनट्स का ईयर 1835, ठीक है। विद इन मिनट्स आपने क्या किया, वुड्स को डिस्पैच कर दिया। कब किया, 1854 में, ठीक है। वुड्स को डिस्पैच करने के बाद आपने हंटर को देखा 1882 में। फिर उसके बाद आपने क्या किया,
फिर उसके बाद हंटर को देखने के बाद आपने क्या सोचा, ये शिमला में क्या कर रहा है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस 1901। उसके बाद आपने रैली कर दी, 1902 में आपने रैली कर दी। फिर उसके बाद एक एक्ट आपको देखने के लिए मिला गवर्नमेंट की तरफ से 1904 में, जो कि है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। फिर 1917 में आपने देखा कि भाई हम तो सैड हो गए, जो एक्ट हमारे पास आया सैड हो गए हम तो उससे, तो सैडलर कमीशन कब आपको याद रखना है, 1917। फिर 1921 में फाइनली आपको लगा कि इसको केव में डालना चाहिए, हमें हंटर को हमें केव में डालना चाहिए, तो केव आपको याद रखना उससे। फिर उसके बाद हमने कहा कि आप उसके हाथ तोड़ दो, हार्ट टॉक कमीशन, ठीक है। देन गांधी जी ने कहा वर्धा से, भाई हाथ नहीं तोड़ने हैं, वायलेंस नहीं करना है, तो वर्धा स्कीम। तो यहाँ पर 1921 में आपका केव था, 1929 में आपका आ गया हार्ट टॉक कमीशन, 1937 में आपका क्या है, वर्धा कमीशन, और फाइनली आपका क्या है, अर्जेंटली जो हमने सेंसिबल प्लान बनाया, जो कि है हमारा सर्जेंट प्लान, ठीक है। ये पूरा का पूरा था आपका ट्रिक, ये पूरा आपका क्या था, ट्रिक। अब हम आते हैं मेन बात पे, यानी एक एक इंडिपेंडेंस कमीशन को, प्री इंडिपेंडेंस कमीशन को यहाँ पे हम समझेंगे, पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, और क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ साथ पे, जिससे आपको क्लैरिटी आए कि जो आप ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला हमारा क्या है, चार्टर एक्ट। पहला क्या है, चार्टर एक्ट। अब ये चार्टर एक्ट जो है वो क्या बोलता है कि भाई ये फर्स्ट टाइम था, मतलब चार्टर एक्ट में हमने पहली बार देखा कि ब्रिटिश इंडिया ने या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मैं कहूँ कि पहली बार ऑफिशियली कोई रिकॉग्नाइज की इंपॉर्टेंस, कि हमारे एजुकेशन की कोई इंपॉर्टेंस है। मतलब ये पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से भारतीयों के लिए शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया, ठीक है। दे एक्चुअली सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब इसमें ना जो आपका चार्टर एक्ट है 1813 का, इसमें एक धारा 43 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका सेक्शन 43 है। ये क्या कहता है, ये फर्स्ट लॉ था ऐसा टू स्टेट दैट पब्लिक मनी शुड बी यूज फॉर एजुकेशन, यानी ये कहता है कि पब्लिक मनी जो थी ना हमारी, सार्वजनिक जो धन था, उसका उपयोग शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, द एक्ट रिक्वायर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्पेंड 1 लाख रुपीज, मतलब ये एक्ट कहता है कि आप 1 लाख रुपीज एजुकेशन में आप क्या करो, शिक्षा पर खर्च करने का निर्देश किया गया इस एक्ट के द्वारा। अब यहाँ पे एक लोकल इनिशिएटिव आया, कलकत्ता कॉलेज, ठीक है, कलकत्ता कॉलेज इन 1817। इस तरीके से आप जब एक्ट पढ़ रहे हो तो ट्राई करो कि उस एक्ट के बाद कौन सी यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई, तो ऐसे आपको यूनिवर्सिटी के ईयर्स भी याद हो जाएंगे और एक्ट के भी याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके किसके, चार्टर एक्ट के। अब हम आते हैं मैकुले मिनट्स, ठीक है। सबसे पहले हमने एक्ट देखा, फिर हम आते हैं मैकुले मिनट्स पे। अब ये जो है आपका, ये आपको याद रखना है कि इंग्लिश रिप्लेसिंग पर्शियन एज द ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, इसका सबसे मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पर इंग्लिश जो है उसने रिप्लेस कर दिया पर्शियन को, ठीक है। मैकुले के प्रभाव के कारण अंग्रेजी भाषा ने फारसी की जगह ले ली और प्रशासनिक कार्यों की आधिकारिक भाषा बन गई, ठीक है। कौन सी भाषा बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। इन्होंने अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों को प्रशिक्षण देने पे जोर दिया। देखो, इनकी सिंपल सी थॉट थी कि जितने ज्यादा लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलेंगे उतने ज्यादा लोग हमारे काम के होंगे। तो बेसिकली इनका क्या था, यूटिलिटेरियन अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है, आपका उपयोगितावादी दृष्टिकोण, मतलब कितना कौन आपके लिए उपयोगी हो सकता है उस अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे इसीलिए इन्होंने क्या चाहा कि हम ट्रेनिंग देंगे इंडियंस को, ताकि वो क्या कर पाए, इंग्लिश बोल पाए, ठीक है। फिर उसके बाद यूजफुल लर्निंग को प्रमोट किया। यूजफुल लर्निंग मतलब जो लर्निंग उनके लिए यूजफुल हो, ऐसी लर्निंग को प्रमोट किया, ठीक है। मैकले ने उपयोगी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसका मतलब था कि पारंपरिक भारतीय ज्ञान की जगह अब पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य को महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा चार्टर एक्ट 1813। फिर उसके बाद हमारा हो गया मैकले मिनट्स 1835, ठीक है। अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। मैकले मिनट्स के अंडर ही आपके एक ओरिएंटलिस्ट थे और एक एंग्लिसिस्ट थे, ठीक है। एंग्लिसिस्ट थे और ओरिएंटलिस्ट थे। देखो, एंग्लिसिस्ट जो हैं वो सपोर्ट करते थे वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, वहीं पे जो हमारे ओरिएंटलिस्ट थे वो आपके जो अभी फिलहाल चल रहा था, जैसे संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, अरेबिक हो गया, इनको सपोर्ट करते थे। अब यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं, ठीक है, लॉर्ड मैकले और चार्ल्स आपके ट्रेवेलन, है ना, ये आपके क्या है, एंग्लिसिस्ट। ये आपके क्या है, एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट जो आपके हैं वो है आपके एच टी प्रिंसेप
और एच विल्सन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्रिंसिप जो है आपके वो किससे रिलेटेड है, आपके ओरिएंटलिस्ट, वो एंग्लिसिस्ट नहीं है। अब एंग्लिसिस्ट कौन है, जो इंग्लिश एजुकेशन को वो दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का समर्थन करते थे। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो और पढ़ाई में अंग्रेजी साहित्य व विज्ञान को शामिल किया जाए, यह इनका मत था। अब यहाँ पे आपके मैकॉले थे और आपके यहाँ पे ट्रेविलियन थे। ओरिएंटलिस्ट में आपके कौन कौन थे, एच विल्सन और एच प्रिंसिप। अभी तक आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हमने चार्टर एक्ट का देखा, 1813 के क्या मेन पॉइंट्स थे, फिर हमने अभी मैकॉले मिनट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन करने पे, और ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। मैकॉले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथनें सही है। मैकॉले मिनट्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, मैकॉले मिनट्स की। सबसे पहला है, ही सक्सीडेड इन रिप्लेसिंग पर्शियन विद इंग्लिश एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज। उन्होंने फारसी को हटाकर अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा के रूप में स्थापित किया। ये तो बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो ए तो बिल्कुल सही है। He promoted the training of English speaking Indians as teachers, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों को शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने को बढ़ावा दिया। वह उपयोगितावादी विचारों से प्रेरित थे, ये भी बिल्कुल ठीक है, अभी हमने पढ़ा। He was inspired by utilitarian ideas. He promoted, उन्होंने उपयोगी शिक्षा को बढ़ावा दिया। He promoted useful learning। तो ये आपका देखो PYQ है, और यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है प्री इंडिपेंडेंस कमीशन का एक क्वेश्चन, जो कि आपका मैकॉले मिनट्स के ऊपर बेस्ड है। वहां पे आपके जो फीचर्स है ना उस एक्ट के, वो आपसे पूछ लिए गए हैं बेसिकली उस कमीशन के। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं तीसरा अपना पॉइंट, जो है हमारा वुड्स डिस्पैच। आप ईयर याद करते रहिएगा इसका, ठीक है। वुड्स डिस्पैच आपका है 1854, है ना। चलिए, वुड्स डिस्पैच को हम एजुकेशन डिस्पैच भी बोलते हैं, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा की नींव, फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब ये देखो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या था, फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। द डिस्पैच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज आपकी बनी, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, जो कि आपकी 1857 में बनी, वो किस कमीशन के अंदर बनी या फिर किस डिस्पैच के अंदर बनी, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच आपको दिमाग में रखना है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट, दीज यूनिवर्सिटीज अडॉप्टेड अ करिकुलम दैट वाज बेस्ड ऑन वेस्टर्न आइडियाज एंड दीज एक्ट्स वर पास्ड बाय कैनिंग। देखो यहाँ पर जब बन रही थी तो ये किसका है, वुड्स डिस्पैच है, ठीक है, और ये डलहौजी का है ना। आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है डलहौजी ही है, बाकी हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। अभी इस पॉइंट को छोड़ दो, लेकिन आप ये याद रखो कि कैनिंग जो है ना, कैनिंग जो है वो आपका इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि उसने ही क्या किया यहाँ पर, उसने ही यहाँ पर क्या किया, एस्टैब्लिशमेंट जब ये हो रही थी और ये लॉज जो है, एक्ट्स जो है वो पास हुए, वो कैनिंग के द्वारा हुए, ठीक है। इनसे पहले कौन थे एक बार मैं आपको चेक करके बता दूंगी, बट आपको कैनिंग जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। चलो, एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज, यहाँ पर एम्फेसाइज की गई वर्नाकुलर लैंग्वेज भी, यानी कि आपकी जो स्थानीय भाषाएं हैं वो भी आपकी एम्फेसाइज की गई। जबकि हमने अभी जो मैकॉले मिनट्स पढ़ा था उसमें कहीं पर भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की बात नहीं हुई थी, वहां पर सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन की बात हो रही थी, जिसने आपका रिप्लेस भी किया पर्शियन को, ठीक है। तो वुड्स के डिस्पैच के परिणाम स्वरूप भारत में पहली बार विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। 1857 में 3 प्रमुख विश्वविद्यालय स्थापित हुए, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैनिंग जरूर से याद रखने हैं। इनको इनकॉर्पोरेशन एक्ट्स भी बोला जाता है, वो भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम किस पे, हंटर कमीशन पे। हंटर कमीशन का ईयर आपका क्या है, 1882। ऑल्टरनेटिव नेम इसका क्या है, इंडियन एजुकेशन कमीशन। रिपन ने ये सेटअप किया था, ठीक है। उच्च शिक्षा में निजी उद्यमों, प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी इसमें। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो हंटर कमीशन में ना कुछ नई चीजें भी है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको इसका ऑल्टरनेटिव नेम याद रखना है, इंडियन एजुकेशन कमीशन। दूसरी चीज किसने ये सेटअप किया था, रिपन ने ये सेटअप किया था। अब रिकमेंडेड प्राइवेट एंटरप्राइजेस इन हायर एजुकेशन, मतलब
प्राइवेट जो आपके कॉलेजेस आज आप देख रहे हो, है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो आपके एजुकेशन में है, तो यहाँ पर पहली बार बात हुई थी कि भाई प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी एजुकेशन में होनी चाहिए। ये किसने कहा? हंटर कमीशन ने। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स यहाँ पर मिली कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करो, है ना। उच्च शिक्षा में निजी उद्यमों यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर अनुदान यानी कि शैक्षिक संस्थानों को बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु वित्तीय सहायता अनुदान देने की अनुशंसा। ठीक है, मतलब बेसिकली इनकी यहाँ पर एक मंशा थी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपना बेटर करें। फिर उसके बाद फीमेल एजुकेशन पे भी यहाँ पर बात हुई कि लैक ऑफ फैसिलिटीज है, जो फीमेल एजुकेशन है वो हमारी ग्रो नहीं कर पा रही है। उसकी वजह क्या है कि लैक ऑफ आपकी फैसिलिटीज है, स्पेशली आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन्स। रिकमेंडेड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन, तो यहाँ पर वुमेन एजुकेशन की भी आपको बात देखने के लिए मिलती है। अब यूनिवर्सिटी की जो एक्सपेंशन आपको देखने के लिए मिले वो क्या था? पंजाब यूनिवर्सिटी और आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। चलिए, फिर उसके बाद हमारा कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रांट्स यहाँ पर मिले, प्राइमरी एजुकेशन आपको देखने के लिए मिला, मतलब प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बात हुई, टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर बात हुई, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट आपने अभी पढ़ा, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अगर इसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे ना तो आप ये नहीं भूलेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि कंफ्यूजन हो सकती है कि किस एक्ट में कैसे क्या हुआ, है ना, लेकिन आप थोड़ा सा थीम समझो कि सबसे पहले जो हमारा आया सिर्फ उसमें बात हुई, चार्टर एक्ट में सिर्फ बात हुई कि एजुकेशन के ऊपर हमें कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जो आया मैकले मिनट्स, वहां पे अंग्रेजों ने अपना अपना सिर्फ बात कही कि भाई इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन, लेकिन फिर वहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि इंग्लिश एजुकेशन छोटे बच्चे कैसे सीखेंगे, है ना, वो तो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही सीख सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैकले मिनट्स के बाद जब हमने वुड्स डिस्पैच देखा, उसमें हमने बात होते हुए देखी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा हंटर कमीशन, जिसमें और भी अलग अलग नई नई चीजें हमने देखी, प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट देखा, हमने वुमेन एजुकेशन पे बात देखी। ठीक है, हमने और एक्सपेंशन देखा यूनिवर्सिटीज का। तो मतलब बेसिकली आपको एक स्टोरी की फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एक और PYQ पे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। यहाँ पे हंटर कमीशन के बारे में पूछा गया है आपसे कि कौन सा हंटर कमीशन के बारे में आपका सही है। तो ये क्वेश्चन पहला है आपको होमवर्क में जो आपको देना है, मतलब होमवर्क जो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब अगर आप लोग अभी तक अनअकैडमी के कोर्सेज पे जाके एनरोल नहीं किया है आप लोगों ने, तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास में है कि आप एनरोल कर सकते हो। 60% ऑफ आपका चल रहा है। कोड आपको यूज करना है KPR नेट। इन केस आप सोच रहे हो कि कोर्स का प्राइस थोड़ा ज्यादा है या फिर आपको तो सिर्फ 3 महीने का चाहिए तो थोड़ा कम दे दो, कम पे दे दो, है ना, तो ये आपका ऑफर है, रीसेंट ऑफर, और बहुत ही शानदार ये ऑफर है आप लोगों के लिए। 3 महीने पूरा आप पढ़ सकते हो, पूरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो सिर्फ 3,999 में। ठीक है, 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपको, सारी की सारी चीजें मिलेंगी। आप 1-on-1 मेंटोरशिप में यहाँ पर देख सकते हो, मतलब ले सकते हो, टीचर्स से जाके बात कर सकते हो, पेपर 2 पेपर 1 दोनों आपको मिलेगा। तो लास्ट ये जो 3 मंथ्स आपके रह गए हैं, मेक श्योर कि आप इसमें अपना JRF पक्का जरूर करें। ठीक है, अगर आप सोच रहे थे कि आपको लेना है कोर्स, तो ये दिस इज द एक्चुअल आपका टाइम, है ना। मुझे बस 2 मिनट दो, बैटरी थोड़ी सी लो हो रही है, बैटरी फिक्स करके आती हूँ 2 मिनट में। चलिए, ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा अभी तक जो हमने पढ़ा। अब हम आ जाते हैं शिमला एजुकेशन पे। शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हमारी थी वो थी हमारी हुई 1901 में। वहां पर आपके जो प्रेसिडेंट थे वो कर्जन थे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ने एम क्या किया, टू कवर ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आपका एजुकेशन रेंजिंग फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी। यानी कि शिमला जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी, शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो आपकी थी, वहां पर हर एक बात हुई, प्राइमरी से लेके आपका यूनिवर्सिटी लेवल तक सारी बातें हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रपोजल आया कि आपको डीजी जो है वो बना देना चाहिए, जो हर एक चीज को ओवरसी करे, जितने भी अफेयर्स यहाँ पर चल रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। फिर यहाँ पर इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल, इसकी भी यहाँ पर बात हुई।
अध्यक्ष कौन थे? कर्जन। सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं को कवर करना था जो प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक फैली हुई थी। शिक्षा मामलों में देखरेख के लिए डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया। शिक्षा प्रणाली पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की सिफारिश की गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया रैले कमीशन। ठीक है, रैले कमीशन मैंने पहले भी कवर किया है। रैले कमीशन पे तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा रैले कमीशन एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902, इसको हम ये भी बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902। सेटअप कब हुआ? 1900 की शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये सेटअप हुआ। इसने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो रैले एजुकेशन मतलब रैले कमीशन को आपको किससे याद रखना है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन से। द कमीशंस मेंबर्स इंक्लूडेड, आयोग के सदस्य में शामिल थे थॉमस रैले। ठीक है, थॉमस रैले बहुत इंपॉर्टेंट जो कमीशन के लीडर थे। उसके अलावा सैयद हुसैन बेलगामी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जस्टिस गुरूर दास बनर्जी और आपका लास्ट जो जस्टिस सी शंकरन नायर। ठीक है, यहाँ पे नायर है। ठीक है, तो ये चार आपको याद रखने, ये कमीशन के रैले कमीशन के मेंबर्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको इसीलिए दिमाग में रखने हैं। जिसे अब ये देखो हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर कि जिसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 भी कहा जाता है। यह 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन के बाद भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने के लिए स्थापित किया गया था। तो रैले कमीशन आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेट करता है। ठीक है, फिर आता है आपका इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। अब इसने सेवरल रिफॉर्म्स किए जिससे हमारी क्वालिटी एंड मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज की बेटर हो जाए। इट सॉट टू स्टैंडर्डाइज, इसका मेन पॉइंट क्या था कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना यूनिवर्सिटीज के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, सो दैट उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम उनको मॉनिटर कर पाए अच्छे से। ठीक है, और मॉडर्न एजुकेशन पे भी यहाँ पर बात हुई। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सिंडिकेट और सेनेट, ये दो वर्ड्स आपको दिखाई दिए, यानी कि यहाँ पर विभाजित कर दिया गया कि जो भी आपके फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होंगे वो कौन देखेगा? आपका सिंडिकेट, और जो भी आपकी एकेडमिक पॉलिसी होगी वो कौन देखेगा? सेनेट। ठीक, आउटकम क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, स्टैंडर्ड बनाया हमने, मॉडर्नाइजेशन पे काम किया और सेंट्रलाइजेशन पे। हिंदी में अगर बात करें तो माननीकरण, आधुनिकीकरण और केंद्रीयकरण। सिंडिकेट, सेनेट, वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कौन कर रहा है? सिंडिकेट। सेनेट का काम क्या है? शैक्षिक नीतियों के काम के लिए आपका सेनेट है। फिर इस अधिनियम ने भारत में विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और प्रबंधन को सुधारने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। उद्देश्य था कि विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली को मानकीकृत किया जाए, यानी स्टैंडर्डाइज किया जाए, ताकि वे आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है जी, समझ आ रहा है अभी तक? चलो, फिर आता है हमारा सैडलर कमीशन जो कि आपका आया 1917 में। इसका नाम क्या था? दूसरा नाम क्या था? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। टू एग्जामिन स्टेट एंड फ्यूचर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मेजर जो आपका मतलब बेसिकली मेन पॉइंट जो था वो था कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, रिकमेंडेशन यहाँ पर क्या थी? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आई कि जो आपका मेट्रिकुलेशन है और जो आपका इंटरमीडिएट है, देखो पहले इससे पहले क्या होता था सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन से, जो आपका मेट्रिकुलेशन होता था वो तो आपका चलो ठीक है हो रहा है जैसे हो रहा है, यहाँ पे भी चेंजेस किए गए मेट्रिकुलेशन में भी, बट जो आपका इंटरमीडिएट होता है वो आपका पहले कॉलेज में कराया जाता था, बट यहाँ पे बोला गया कि उसको सेकेंडरी एजुकेशन में डालो एंड उसको स्कूल में ही शामिल करो, मतलब 11-12 जो आपकी होती है। ठीक है, सिंडिकेट और सेनेट जो हमने अभी पीछे पढ़ा था उसको चेंज करके हमने क्या कर दिया? कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड इन्होंने केब का आइडिया यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो आप अभी आगे पढ़ोगे उसका आइडिया कहाँ पर आपको मिला? सबसे पहले सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन में। अन्य नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, मैट्रिक परीक्षा की पुनर्रचना, विश्वविद्यालय की संरचना में बदलाव, सिंडिकेट और सेनेट को बदलकर कोर्ट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने की सिफारिश। अब केब जो है वो आपको ज्यादा कुछ इतना ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्लस ये आपका सिंगल अथॉरिटी की तरह यहाँ पर डेवलप की जा रही थी कि भाई केब हो जाएगा, एक सिंगल अथॉरिटी हो जाएगी जिसके पास में सारी चीजें जो एम होगा इम्प्रूव करने का एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, वो आपका यहाँ पर हम एक बॉडी को देना चाहते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट।
चलिए फिर आ जाता है हमारा हार्टॉग कमिटी। अब हार्टॉग कमिटी में आपको याद रखना है कि ये किसने दी, इरविन ने। एंड कमिटी फिनिश्ड इट्स वर्क एंड हैंडेड ओवर रिपोर्ट इन द सेम ईयर। सेम ईयर में कमिटी ने अपना काम कर दिया। देखो यहाँ पे देखा गया कि वेस्टेज और स्टैग्नेशन बहुत है, यानी कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं स्कूल्स को। एजुकेशन मतलब जब हमने एजुकेशन पे पूरा एनालिसिस किया तब हमें पता चला कि स्कूल एजुकेशन में क्या हो रहा है, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब पास ही नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, ठीक है। फोकस ऑन मास एजुकेशन, कि हमें सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर पढ़ाई करवानी है, एजुकेशन में उनको आगे बढ़ाना है। इंप्रूविंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ केब। केब के री इस्टेब्लिशमेंट की बात कहाँ पर हुई, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ हुई, हार्टॉग कमिटी में, ठीक है। एडवांसेस ऑनर्स कोर्स एक्सेट्रा, तो ये इरविन द्वारा और फिलिप हार्टॉग के नेतृत्व में समिति ने अपना कार्य समाप्त किया और उसी वर्ष रिपोर्ट सौंप दी। निष्कर्ष और सिफारिशें यहाँ पर क्या थी, बर्बादी और ठहराव के ऊपर बात करनी चाहिए, इसको हमें ठीक करना चाहिए। जन शिक्षा पर ध्यान हमको देना चाहिए, विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना चाहिए, केब को वापस से हमको लाना चाहिए, और उन्नत ऑनर्स कोर्स, मतलब बेसिकली हमारे जो ऑनर्स कोर्स आप देखने को अब अभी भी देखने के लिए मिलते हैं, वो यहाँ पर आपके प्रपोज किए गए कि होने चाहिए। फिर आती है हमारा वर्धा स्कीम, जो आपकी इंट्रोड्यूस हुई 1937 में बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पर चेयरमैन कौन है, जाकिर हुसैन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बुनियादी शिक्षा यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि जो एक बेसिक एजुकेशन होती है वो सबको होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको नहीं आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स में बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एटलीस्ट ये तो सबको आना चाहिए, है ना। न्यू एजुकेशन की जब यहाँ पर बात हुई, नई तालीम या नई शिक्षा, तो यहाँ पर बात हुई कि जो हमारा जो बेसिकली हमारे जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा जो क्राफ्ट होता है, या फिर जो हम मान लीजिए कि फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, फार्मिंग कर रहे हैं, या कोई मान लीजिए बार्बर है ना, तो उसको हमें किस तरीके से शिक्षा देनी पड़ेगी, हमें प्रैक्टिकल शिक्षा देनी पड़ेगी, उसको हमने नाम दिया न्यू एजुकेशन। फिर मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब क्योंकि ये गांधी जी के द्वारा दी गई है तो आपको पता ही होगा कि वोकेशनल कोर्सेज की भी यहाँ पर बात होगी, क्योंकि गांधी जी उसकी भी बात किया करते थे। दूसरी, मदर टंग के लिए वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, फाइट करते थे, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी मदर टंग पे बात हुई। फिर क्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, यानी शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम यहाँ पर आपका लागू होना चाहिए, ऐसी बातें हुई। फिर सेल्फ सस्टेनिंग स्कूल्स, आत्मनिर्भर विद्यालय, है ना, आत्मनिर्भरता पे बहुत ज्यादा गांधी जी जो है वो फोकस किया करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ना गांधी जी की आइडियोलॉजी से आप याद रख सकते हो। अगर आपको गांधी जी की आइडियोलॉजी थोड़ी सी पता है तो आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में रख सकते हो बिना याद किए। अब जो हमारा लास्ट है, जो हमारा सर्जेंट प्लान है, वो क्या है, रिपोर्ट ऑफ सर्जेंट कमीशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। देखो 1944 का ये है, तो पोस्ट वॉर की ये बात हो रही है। वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स वाज टू अचीव 100% लिटरेसी इन द कंट्री विद इन 40 ईयर्स। क्या ऐसा हो पाया, हमने 100% लिटरेसी क्या अचीव की, बट ये गोल था, ठीक है, कहाँ पर, सर्जेंट प्लान में। अब देखो एक एक करके आपको इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और नोट्स बहुत ही शॉर्ट बनाने हैं, जो जो मेन पॉइंट्स हैं बस वही लिखने हैं। मैंने भी यहाँ पर आप लोगों के साथ ज़्यादातर वही डिस्कस किया है जो मेन है आपका, और जो मैंने आपको बताया था, मतलब बेसिकली जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक से पूरा याद कराया था वो आपको जरूर से दिमाग में रखना है। क्रोनोलॉजी अगर आपसे पूछी गई तो वो ट्रिक बहुत काम आएगी आपके, लेकिन अगर पॉइंट्स पूछे गए तो ट्रिक काम नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिक से भी पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा जो एक्सप्लेन किया है उससे भी पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको मुझे आंसर देना है, ये आपका क्वेश्चन 2 है होमवर्क का। इसमें आपको क्रोनोलॉजी बतानी है, ठीक है, क्रम अनुसार आपको यहाँ पर ये लगाने हैं। सर्जेंट प्लान, हार्टॉग कमिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, हंटर कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। तो यहाँ पर पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पर क्रोनोलॉजी में इसको लगाना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो
ये है आपका पूरा का पूरा सेशन एंड आई होप आप लोगों को मजा आया। आई होप आप लोगों को एक बार में प्री इंडिपेंडेंस कमीशन सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में मैं खत्म कर रही हूँ और आई होप आप लोगों को जो भी सीरीज मैं दे रही हूँ वो आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इस पूरे कॉन्टेंट को इतना क्रिस्प करने में, इतना छोटा बनाने में कि आप लोगों को समय भी ज़्यादा ना लगे और बहुत बेहतर क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल पाए। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ों को जो आपको फ्री में मिलती हैं इनको अप्रिशिएट किया कीजिए, ठीक है। अदरवाइज वही चीज़ होती है फिर जब पेड कोर्सेज सेल किए जाते हैं या बोला जाता है तो आप लोग इरिटेट होते हो, लेकिन आप फ्री कंटेंट को उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देते। तो टीचर्स चाहे भी फ्री पढ़ाना तो नहीं पढ़ा पाता क्योंकि बच्चा वैल्यू ही नहीं कर रहा है उस कंटेंट की। तो इतने मतलब वैल्यूएबल कंटेंट जो आपको प्लस पे मिलता है, बिल्कुल वैसा कंटेंट यहाँ पर आपको फ्री में मिल रहा है। तो मेक श्योर कि आप इसको अप्रिशिएट जरूर करें। चलिए, मैं हूँ आपकी एजुकेटर कानुप्रिया और यहाँ पर आपसे विदा ले रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस देखने हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हो जो आपको टॉपिक चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।